नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश धमतरी जिले और स्थानीय विधानसभा स्तर की राजनीति पर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रज्जाक रिजवी से एमजी टीवी ने आमने सामने की बात की। आइए सुनते और जानते हैं कि कांग्रेस भाजपा की जंग में किसके पास जाएगी राज्य की सत्ता और किसे मिलेगा 5 साल का वनवास। चुनाव में अब 2 साल करीब रह गए जी। और जिस तरह पक्ष और विपक्ष की राजनीति चल रही है, जिससे जनमत तैयार होता हुआ आपको दिखता है कि खासकर विपक्ष के लिए जनमत तैयार होता हुआ दिखता है आपको? ये सच है कि अब छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव निकट भविष्य में होने वाला है और इसके लिए यहाँ की जो 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं, भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है भूपेश बघेल के रूप में, वो यहाँ की जनता की नब्ज़ को उन्होंने पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार, यहाँ की लोक परंपराओं को लेकर के कांग्रेस लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर किसानों के जो समस्याएं हैं या किसानों को जो लाभ पहुंचाने का काम है, वो भी करके एक तरह से उन्होंने किसानों का दिल जीतने में काफ़ी हद तक ये सरकार कामयाब हुई है। लेकिन कुछ लोगों की राय है, ये जो किसान हित की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी न्याय योजना में 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उनके बाएं जेब से भूपेश बघेल सरकार निकाल लेती है। खेती से संबंधित जो सामग्री है, खाद हो, बीज हो, इसकी जो बेहिसाब अभी जो कालाबाजारी चली, तो ये क्या घूम फिर के टैक्स के रूप में पैसा तो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। तो हाँ, ये बात ये बात सही है कि खाद और बीज के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ में जमकर कालाबाजारी हुई है और किसानों को खाद और बीज जो है महंगी कीमत देकर खरीदना पड़ा है। इस मामले में सरकार को जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। लेकिन इस मामले में अगर अपन ये कहें कि सिर्फ राज्य सरकार ही दोषी है तो ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार के सीमा जो एक यहाँ का कोटा है उसके हिसाब से जो खाद और बीज की आपूर्ति करना था उन्होंने नहीं किया है। ये एक अघोषित युद्ध जैसा रहता है। केंद्र में अगर सरकार अलग हो, राज्य में अगर सरकार अगर अलग हो, तो राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से कोई भी नहीं चाहता कि एक दूसरे को मजबूत करना। तो ये अब अगर अपेक्षा रखती है भूपेश बघेल सरकार की, मोदी सरकार उनको मजबूत करेगी और अगले बार और 5 साल के लिए वो आनंद उठाएंगे, तो वैसा तो कुछ आपको दिखता है? वैसा आप ये सही कह रहे हैं। केंद्र और राज्य में जब किसी राजनीतिक पार्टी, अलग अलग किसी राजनीतिक पार्टी की सरकारें होती है तो होता क्या है कि उनके राजनीतिक हित टकराते हैं। केंद्र में आज मोदी सरकार है और राज्य में भूपेश सरकार। इसकी वजह से कई मामलों में, धान खरीदी के मामलों में भी हमने देखा है कि दोनों सरकारों के बीच में टकराहट हुई और जो सब्सिडी मिलनी थी केंद्र सरकार से, उस मामले को लेकर के भी भूपेश सरकार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात मैं करूँ कि उसके नज़र में जो भी राजनीतिक राज्य सरकारें हैं, जिस राज्य की भी राज्य सरकार है, उसके प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो आप एक आदर्श स्थिति बता रहे हैं, लेकिन हम अगर झीरम घाटी हत्याकांड की बात करें, जिसको कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सुपारी मर्डर है, उसकी सच्चाई स्टेट गवर्नमेंट सामने लाना चाहती है, एसआईटी के माध्यम से जांच कराना चाहती है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की जो एनआईए टीम है, जिसके पास दस्तावेज पड़े, वो दस्तावेज इनको उपलब्ध कराने तैयार नहीं है। तो फिर इस तरह सच कैसे सामने आएगा देश के सामने? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। झीरम घाटी कांड में कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं को खोया है और इस मामले की जांच आज तक ईमानदारी के साथ नहीं हुई है। और विशेष करके मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल यहाँ बने तो उन्होंने कहा था कि मैं झीरम कांड की निष्पक्ष जांच करके इसके पीछे जो तत्व सक्रिय हैं या जिनका हाथ है उन्हें मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा।
केंद्र सरकार जब छोटे छोटे मामलों की सीबीआई जांच करवा देती है तो 38 कांग्रेस के नेता झीरम घाटी में शहीद हुए हैं, तो इस मामले की सीबीआई जांच कराने से आखिर परहेज क्यों है? हम प्रदेश की राजनीति से अब जिले की राजनीति की ओर चलते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक व्यवहार, यहाँ की नैतिकता और उससे मेल नहीं खाती जी। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व की, जहाँ विधायक कार्यालय में घुसकर कांग्रेसियों ने न केवल हृदय बचाया जैसा आरोप लगा रहे, वरन कांग्रेस का अंग वस्त्रम गमछा भी विधायक को पहनाने की कोशिश की, जिसके एवज में उनके द्वारा केसरिया गमछा पहनाने की कोशिश की और ये टकराव इतना बड़ा बन गया कि वो अब प्रदेश स्तर तक जा रहा है। तो क्या ये इतना बड़ा मामला बनना चाहिए? नहीं, मेरी नज़र में तो ये मामला कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में इस मामले को अतिरंजित किया जा रहा है। भाजपा के पास ईमानदारी से कोई मुद्दा है ही नहीं है। धर्मांतरण को लेकर के इन्होंने धमतरी जिले में अपना स्ट्राइक किया, इसके पहले वो बेरोजगारी के लेकर के युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर के उन्होंने किया, लेकिन उतना रिस्पांस उनको नहीं मिला, क्योंकि आज आम जनता जो है महंगाई के मुद्दे से त्रस्त है। दूसरी ओर लगातार हम देख रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में भाजपा को एक मुद्दा चाहिए था। और रही सवाल, अभी जैसे आपने कहा, इसमें थोड़ा सा आपने विरोधाभासी बात कही है। जो सच्चाई मैं जानता हूँ या जो बात मुझ तक बताई गई है उसमें यह है कि कांग्रेसी उस दिन 9 दिसंबर को पूर्ण नियोजित तरीके से उनका कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम ये था कि छत्तीसगढ़ भाजपा की जो प्रभारी है डी पुंदेश्वरी जी, उन्होंने शायद थूकने वाली बात कही थी, उसको लेके उन्होंने आंदोलन किया और वो माननीय विधायक अजय चंद्राकर जी को थूकदान भेंट करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने उनसे बाकायदा समय लिया। और समय लेने के बाद वो गए और भाजपा कार्यालय के सामने वे खड़े रहे, और वहाँ से जब खुद माननीय मंत्री जी ने उनको बुलाया, माननीय विधायक महोदय जी ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको बैठाया और उनका परिचय पूछा। उसके बाद और कुछ कार्यकर्ता थे, उनको सबको कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए करके। और जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें आप खुद देख लीजिए कि गमछा पहनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। ये संस्कृति के खिलाफ है। आप बुला रहे हैं, उनको सम्मान दीजिए, और लोकतंत्र में ये अधिकार है कि कोई भी अपना आंदोलन कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है करके। लेकिन बाद में इस मामले को यह अतिरंजित कर दिया। उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख लीजिए कि मारपीट की पहल कितने की और सबसे पहले कितने हाथ उठाया। हाथ उठाने वाला व्यक्ति जो था वो माननीय विधायक जी के ही करीबी रिश्तेदार हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ आकर के उन्होंने गुंडागर्दी की है। तो गुंडागर्दी की है तो कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ है। अब ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करने दीजिए आप, और पुलिस की जब रिपोर्ट आती है तब ये मामला जाहिर होगा कि भैया कौन सच है और कौन गलत है करके। अगर मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय संतुष्ट होते हैं आपकी बात बता रहे हैं, तो फिर उनको धरने देने की क्या? देखिए पूर्व मंत्री जी और माननीय विधायक जी को अपनी राजनीति चमकाना है, सीधी सी बात ये है। एक्चुअल में प्रदेश भाजपा में जिस तरीके से खींचतान चल रही है, जिस तरीके से नेतृत्व संकट वहाँ पर है, ऐसे में वो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस श्रेणी में मैं अपने आप को रखता हूँ, इसलिए उनको भी एक मुद्दा चाहिए था, और ये मुद्दा उनके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल सत्ता को लेकर जो अंतर संघर्ष चल रहा था, क्या वो झूठ था या दुनिया के सामने सच सामने आ गया है कि 2.5 साल में एग्रीमेंट हुआ था? जिस झूठ को 2.5 साल तक छुपाते रहे, क्या वो सच सामने नहीं आ गया कि टी.एस. सिंहदेव अपनी दावेदारी कर रहे थे लेकिन भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी दावेदारी? देखिए 2.5 साल वाला जो मामला है कांग्रेस भाजपा का, ये आंतरिक मामला है, और इस मामले में भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव ही बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किनको 2.5 साल का पहले मिलना था, किनको बाद में मिलना था करके। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये जो हो रहा है, इससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, और ये कांग्रेस के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के निचले तबके के लोगों को और समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की है। और जहाँ तक बाबा टी.एस. सिंहदेव का सवाल है, वो भी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी ईमानदारी जगजाहिर है। उन्होंने एक बेहतर घोषणा पत्र बनाया जिसके चलते कांग्रेस का जनाधार हुआ। तो इन दोनों नेताओं का कांग्रेस के अंदर अपना एक अलग महत्व है। और जहाँ तक सवाल ये है कि इनमें से दोनों में से भविष्य में किसको नेतृत्व मिलता है, ये जैसा कि कहा जाता है कांग्रेस का आला कमान तय करता है, तो फिर वही बताएंगे। लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं
कि कांग्रेस बड़ी संसदीय, बड़ी नैतिक और बड़ी अनुशासित पार्टी है। अभी खेल के समापन पे संसदीय सचिव जो धमतरी जिले के प्रभारी भी हैं, द्वारकाधीश यादव जी, वो कुछ ऐसी बात करके गए हैं जो संसदीय सचिव को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा अनशन को लेकर अजय चंद्राकर के कि इनको निपटाने के लिए तो हमारी युवक कांग्रेस काफी है। ये भाषा छत्तीसगढ़ की भाषा है क्या? हाँ, ये सही है। आप रंजीत भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिरते जा रहा है। जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, द्वारकाधीश ने जो कहा कि अजय चंद्राकर को निपटाने के लिए हमारे कार्यकर्ता ही काफ़ी है, उनका ही कार्यकर्ता ही काफ़ी है। लेकिन माननीय अजय चंद्राकर जी ने भी तो कहा है ना कि अधिकारी हमारे राडर में है और वे नियम कायदे के तहत काम करें, वरना समय आने पर हम भी उन्हें सबक सिखा देंगे। ये सबक सिखा देना मतलब क्या है? ये क्या आप अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे, जैसे अखबार है निष्पक्ष नहीं होगा, तो एक पाठक को भी कहने का पहले उसी तरह अगर अधिकारी है वो भी अगर निष्पक्ष कार्रवाई अपना कर्तव्यशीलता नहीं दिखाता है तो किसी को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार। मेरे को आप एक चीज़ बता दीजिए, जब ये तय है जिला प्रशासन की तरफ से कि धरना स्थल फला जगह आपने तय कर दिया है करके, और उसके पहले भाजपा और कांग्रेस के जो भी पार्टी के लोगों का जन आंदोलन हुआ है, उन्होंने वो निर्धारित जन स्थल पर ही उन्होंने आंदोलन अपना किया है। लेकिन अब ये नए सिरे से कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करना, तो क्या इसको आप किस श्रेणी में मानेंगे? नहीं, इसके लिए अगर पंडाल लगाने के कोई दोषी है या यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है भाजपा का वो दोषी है तो उनको बकायदा नोटिस जारी हुई है। हाँ, लेकिन प्रजा डेमोक्रेसी में तो सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। डेमोक्रेसी में अधिकार सब, हाँ अधिकार है सब। इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसको कोई फांसी चढ़ा दिया जाए। नहीं, अधिकार जो चीज़ें पूरी निर्धारित है, जो तय कर दी गई है और आम सहमति से जो तय किया गया है, ऐसे हम नियमों को अगर तोड़ते रहेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत भाजपा को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने यहाँ पर किया है। तो भाजपा की जो गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक प्रदर्शन है, सत्ता पाने का जो संघर्ष है, तो क्या लगता है जनमत तैयार होता हुआ आपको लग रहा है कि बगले? सबसे पहले तो भाजपा को मुझे चाहिए लगता है कि यहाँ अपनी आंतरिक जो लड़ाई है उसको दूर करना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाजपा विभिन्न गुटों में बटी हुई है। एक गुट जो है वो विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में काम कर रहा है, एक गुट जो है पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रामू रोहरा के नेतृत्व में काम कर रहा है, और एक गुट जो है वो पूर्व विधायक इंदर सिंह चोपड़ा के नेतृत्व में काम कर रहा है। और ये तीनों गुटों की अलग अलग दिशा है और ये तीनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, और इन लोगों में कहीं पर भी मुझको एकजुटता नहीं दिखती। जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं उससे तो भाजपा मजबूत हो रही है। वहाँ 1000 आदमियों की उपस्थिति या ये बताने के लिए तैयार होने के प्रमाण नहीं है क्योंकि लोकप्रियता बरकरार है। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा एक केडर वाली पार्टी है, भाजपा के पास अपने कार्यकर्ता है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं का समर्पण और निष्ठा को कोई चुनौती नहीं दे सकता, और भाजपा के कार्यकर्ताओं की सक्रियता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भाजपाई जो हैं ईमानदारी के साथ अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, लेकिन जो इनकी आंतरिक लड़ाई है, ये आंतरिक लड़ाई सिर्फ नेतृत्व के नाम पर है। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर गुटबाजी को कहाँ से प्रश्रय मिलता है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है भाई साहब कि जिस व्यक्ति को पारसमणि समझा जाता है, लोगों की धारणा बन गई है कि वो फला व्यक्ति जो है पारसमणि है, अगर वो हमको छू देगा तो हम सोने बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, जबकि वो खुद आज की तारीख में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या आपका इशारा ये माने कि इस बार लाख कोशिशों के बाद भी भाजपा जो है आंतरिक कलह की वजह से सत्ता से दूर रहेगी और कांग्रेस 70 सीटें ना सही लेकिन 50 सीटें लेके दोबारा सत्ता में लौट रही? देखो, राजनीतिक परिस्थितियाँ दिन पर दिन बदलती रहती है। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आने वाले समय में क्या होगा करके, लेकिन अभी कांग्रेस की भी स्थिति कुछ प्रदेश में अच्छी नहीं है। कांग्रेस को भी विषम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले बार जो कांग्रेस को लाभ मिला वो एंटी कैम्पेंसी का लाभ मिला है, वो लाभ मिला है, भ्रष्टाचार का लाभ मिला है, वो उनके जन आंदोलन की मिली सफलता का लाभ मिला है। अब स्थितियाँ कुछ और है। भाजपा चाहे तो मेहनत करके एक जनाधार जनमत तैयार कर सकती है। किसी के लिए भी छत्तीसगढ़ की सत्ता और सियासत में पहुंचने के लिए राह मुश्किल नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 2500 रुपये धान की जगह किसानों को भाजपा 1830 या 1850 रुपये देगी तो सारे किसान जो कृषि प्रधान राज्य है वो सारे इसको वोट दे देंगे, जबकि आपने खुद देखा पिछली बार किसानों ने धान के साथ साथ भाजपा का धनिया भी बो दिया था।
तो क्या ऐसा देखिए, लगता है? किसान एक्चुअल में एक बहुत बड़ा वर्ग है और हमारा छत्तीसगढ़ जो है किसान बहुल प्रदेश है और यहाँ किसान लोग चुनाव में अपनी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं और किसानों के साथ ये देखा गया है कि उनके हित अगर जो राजनीतिक पार्टी पूरा करती है वो उनको अपना सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं। लेकिन आज देखना ये है कि आगे चल करके कांग्रेस किसानों को और कितना ज़्यादा लाभान्वित करती है और भाजपा किसानों के बीच कितनी गहरी पेड़ बना सकती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुद्दे भाजपा के पास अभी भी दबे छुपे एजेंडे बहुत से हैं जो ब्रह्मास्त्र चुनाव के 6 महीना पहले निकालेंगे और वो सत्ता पे लौट जाएंगे। नहीं, भाजपा के पास मुझे लगता है कि जनहित से जुड़े कोई मुद्दे विशेष नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ जो मुद्दे हैं वो समाज को बांटने वाले मुद्दे हैं। उन मुद्दों से आप तात्कालिक रूप से ध्रुवीकरण कर सकते हैं लेकिन दीर्घकालीन उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता। तो आपकी सारी बातों का अगर सारांश निकाला जाए तो घूम फिर के भूपेश बघेल की सत्ता दोबारा आ रही है। अब अगले बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात अलग है, लेकिन आपका इशारा क्या उधर जाता हूँ मैं? नहीं, मेरा इशारा भी भूपेश बघेल या कांग्रेस की सरकार बनेगी उसकी तरफ नहीं है करके, ये कांग्रेस और भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए, कांग्रेस को ये आत्मचिंतन करना चाहिए जिस तरीके से हमने 68 सीटों का जो आंकड़ा छुआ है, क्या वो आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा में हम छू सकते हैं? भाजपा को ये चिंतन करना चाहिए कि 15 साल सत्ता में रहते हुए हमने जो किया उसका खमियाजा हमको चुनाव में भुगतना पड़ा। अब हमारे अंदर में हम कितने फिल्टर होकर के मतदाताओं को रिझाने के लिए सामने आ रहे हैं, ये चिंतन करने की ज़रूरत है। हम प्रदेश से जिले में आ गए, जिले से अब धमतरी विधानसभा की राजनीति में आते हैं जी। यहाँ ये चर्चा है कि विधायक महोदय को टिकट तो तय है तकरीबन, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में 14 महिलाओं अकेली जीती, पहले दिन से सक्रिय है, विधानसभा में रोज आवाज उठा रही है, जनता के बीच हर क्षण है, लेकिन वोट बैंक नहीं बढ़ा है, इसलिए उनको सीट निकालने में तकलीफ जाएगी। और सामने अगर आनंद पवार या नेसी चंद्राकर या राम गोपाल अग्रवाल होते हैं तो क्या परिस्थितियाँ बनी? हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया साहब। जहाँ तक रंजन साहब की बात कर रहे हैं अपन, विधायक के रूप में नो डाउट वो बहुत सक्रिय हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी बड़ा है और विधानसभा में भी उन्होंने विभिन्न मुद्दों को बड़ी ईमानदारी के साथ उठाया है। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा प्लस ये भी है, टिकट की जहाँ तक अपन बात करें तो वर्तमान में टिकट के जो दावेदार हैं उसमें निस्संदेह वो सबसे आगे हैं। एक तो बैकवर्ड क्लास की हैं वो, और प्रदेश के जो 14 भाजपा विधायक हैं उनमें एकमात्र महिला विधायक वही है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी टिकट काटना बहुत मुश्किल होगा और टिकट के दावेदार में तो नंबर 1 उन्हीं का नाम है। नहीं, हमारा विषय ये है कि टिकट मिलना एक बात है, चुनाव जीतना दूसरी बात है। सुनिए ना, वही बात कर रहा हूँ मैं। पिछले बार जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में हम देख रहे हैं कि 3 लोगों के बीच में मुकाबला था। भाजपा की तरफ से रंजना साहू, कांग्रेस की तरफ से गुरमुख सिंह खोरा और आनंद पवार जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए। करीब 30,000 वोट आनंद पवार को मिले और उसके चलते 464 वोटों से गुरमुख सिंह खोरा चुनाव हार गए। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ बदल गई हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस किसको टिकट देती है। जैसे आपने कहा कि राम गोपाल अग्रवाल जी, आपने कहा आनंद पवार या नीसू चंद्राकर, SY कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है। उसमें आपने विभिन्न साहब का नाम भूल गए करके। अब चुनाव में क्या होगा कि कांग्रेस चूँकि यहाँ पर जख्म खा चुकी है, 10 साल से जो व्यक्ति MLA था, भाजपा की जब सरकार थी तब भी कांग्रेस यहाँ चुनाव जीती और कांग्रेस का मजबूत यहाँ पर जनाधार है। कांग्रेस के वोट प्रतिशत नो डाउट भाजपा से 3% से लेकर 6% ज़्यादा है। उसके बावजूद यहाँ पर गुरमुख सिंह खोरा जी चुनाव हार जाते हैं और ऐसे समय में हारते हैं जबकि पूरे प्रदेश में रमन सिंह सरकार के खिलाफ लहर चलती रहती है ना। और हारने का कारण आप और हम सब जानते हैं कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से बगावत करके अगर आनंद पवार चुनाव नहीं लड़ते तो इसका चुनाव परिणाम कुछ और होता। अब आगे चल के ये देखना है कि भूपेश बघेल की पसंद कौन हो सकता है। भूपेश बघेल की पसंद अगर मान लो आनंद पवार होते हैं या राम गोपाल अग्रवाल जी होते हैं या नीसू चंद्राकर जी होता है और इधर फिर कोई और कांग्रेस के भाजपा की तरफ से कोई प्रत्याशी होता है, उससे फिर अपन आकलन कर सकते हैं कि क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ बनेगी। रमन सिंह के बारे में जो आपने राय व्यक्त की, एंटी इनकम्बेंसी थी पूरी रमन सिंह सरकार के विरुद्ध, इसमें बहुत सारे लोग असहमत हैं। उनका कहना है कि उस समय वो सड़क और मोबाइल नहीं बांटा जाता, 2 साल का बोनस किसानों को दे दिया जाता, तो उस समय तक उनकी छवि ऐसी नहीं थी कि स्वीकार्य ना हो। नहीं साहब, लौट जाते हुए पार्टी के अंदर जिन्होंने भी की। रजीब भैया, एंटी कैम्बेसी का मतलब ये था कि 15 साल से तो सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह जी थे
और उस समय ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी मनमानी बढ़ गई थी। कहते थे कि प्रदेश में एक डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में अमन सिंह काम कर रहे हैं, और उस समय हम जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो मुकेश गुप्ता जी, इधर अमन सिंह जी, और इनकी एक बहुत बड़ी एक लॉबी काम करती थी। और वो लॉबी के चलते कुछ लाभ जो है ना, लाभ जो है हम अच्छी तरीके देख रहे हैं कि लाभ भी बढ़ गया था वहाँ पर। पार्टी के आम कार्यकर्ता चाहते थे कि हमको सम्मान मिले और हमको भी लाभ मिले करके, लेकिन ना उनको लाभ मिला ना सम्मान मिला। उनका आक्रोश ही भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो मतलब आपकी बातों पे ये अर्थ निकाले कि आज भूपेश बघेल सरकार में नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से नियंत्रित है और उनके लौटने की पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखिए साहब, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना वो बड़ा कमाल करना जानती है, और ब्यूरोक्रेसी को ये अच्छी तरीके से मालूम होता है कि किसको किस तरीके से इम्प्रेस करना है, और उसे भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और ये जो जिम्मेदार पदाधिकारी वो भी अछूते नहीं हैं। आज अधिकारियों का सिर्फ एक ही काम है, यस मैन। जो अधिकारी यस, जैसे अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ही आरोप लगाया है कि बड़े बड़े पद में, बड़े बड़े जिम्मेदार पद में लोग करोड़ रुपया देकर के नियुक्ति पा रहे हैं। उनके आरोप को हम एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। इस प्रदेश में आज यही हो रहा है कि कुछ जितने बड़े पद हैं उसका उतना ही भाव है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है इसका खमियाजा भी मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।